बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ड्यूअलिटी चैप्टर से है। यूज़ ड्यूअलिटी टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट to constant x1 plus x2 greater than equal to 1, x1 plus x2 less than equal to 7, x1 plus x2 x2 less than equal to 10, x3 less than equal to 3 और यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल दे रखे हैं x1 x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो कांस्टेंट नज़र आ रहा फर्स्ट, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम इसके जो एलपीपी की प्राइमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि हमें ड्यूअलिटी का यूज़ करना है। तो इस तरीके से हमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आप प्रॉब्लम को लिख सकते हैं और उसके बाद लिख देंगे मल्टीप्लाइंग दी, इसको जूम करके आप देखना है, मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट कांस्टेंट, जो हमारा फर्स्ट कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन इक्वलिटी में है, क्योंकि ड्यूअल की प्राइमल की जो स्टैंडर्ड फार्म होती है, अगर z जो मैक्सिमाइज होता है यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये सब लेस देन होने चाहिए। सिर्फ हमारा फर्स्ट जो कांस्टेंट है वो ही ग्रेटर देन है। इसको लेस देन बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई द फर्स्ट कांस्टेंट y -1, तो इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये स्टैंडर्ड प्राइमल फार्म में बन जाए। तो हमारी ये प्राइमल फार्म कह सकते हैं आ चुकी है। प्राइमल फार्म यानी एलपीपी की जो प्राइमल फार्म है वो आ चुकी है। मैक्सिमाइज z यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज है, तो सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो लेस देन इनइक्वलिटी में होना चाहिए। तो 3x1 प्लस का 2x2 ये है। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स फर्स्ट जो हमारा कांस्टेंट इसमें -1 से इंटू करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे सब, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो ग्रेटर देन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर -x1 -x2 लेस देन इक्वल टू -1, और बाकी के जो दो कांस्टेंट्स दे रखे हैं उनको 3 दे रखे हैं सॉरी, उनको एज इट नोट कर लेंगे। x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 7, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10 और x3 लेस देन इक्वल टू x2 है, यह x2 ही है यहाँ पर x2 है। ऊपर वाले जो इक्वेशन दे रखा था x2 लेस देन इक्वल टू 3, और सारे जो हैं डिसीजन वेरिएबल x1 x2 दो ही हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्राइमल की फार्म है, और प्राइमल फार्म को जब हम ड्यूअल फार्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए जितने इक्वेशंस यहाँ पर होंगे यानी 4 इक्वेशन हैं, तो वहाँ पर 4 वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल बन जाएंगे, और यहाँ पर जितने डिसीजन वेरिएबल हैं 2 हैं x1 x2, तो जब हम कन्वर्ट करेंगे डुअल में तो 2 इक्वेशन बनेंगे। और जो यहाँ पर मैक्सिमम z में कॉस्ट लिखी हुई है वो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी, और यहाँ पर जो लिखे हैं वो आपका मैक्सिमम z वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पहुँच जाएगी, ये कॉस्ट बन जाएगी। तो और चेंज करना हमको, और जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं जो वेरिएबल आएंगे वो 4 होंगे, और उनको हमने w1 w2 w3 w4 का यूज़ करेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम लोग मैक्सिमम z का मिनिमम z में कन्वर्ट हो जाएगा, और z d से क्योंकि ड्यूअल होगी तो d से डिनोट करेंगे। इस एक लाइन में हम इसको लिख दे रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ड्यूअल में हमें कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना है सिंप्लेक्स मेथड से। इसी को कहते हैं ड्यूअलिटी का यूज़ करते हुए सॉल्व करना। तो यहाँ पर ड्यूअल ऑफ दिस प्राइमल फार्म, तो इस प्राइमल फार्म की को डबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए फिर हमें लिखना होगा इसमें लिखना होगा कि मिनिमम z d इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन यहाँ पर इनइक्वलिटी ये दे रखी है, उसमें
ये जो है उनको यहाँ पर लिख देंगे। तो -1 है, 7 है, 10 है, 3 है। तो -1 7, तो -1 7 10 एंड 3, 10 एंड 3 ये है। इसमें सबसे पहले वाले में हम W1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले और प्लस का साइन इसमें लगा देंगे, दूसरे वाले में W2 का इंटू और यहाँ प्लस का साइन, और फिर यहाँ पर W3 का इंटू प्लस का साइन और W4, जैसे कि पहले बताया था कि यहाँ पर 4 होंगे डिसीजन वेरिएबल। अब जब मिनिमम z में कन्वर्ट यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कर लिया, तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो आपको लिखना होंगे पीछे देख के इस तरीके से। ये आपको देखिए पहले वाला जो कांस्टेंट है वो इनमें कोएफिशिएंट -1 है, तो आप रो में है तो इसको कॉलम में लिख दीजिए -1 और -1, और इसमें W1 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दूसरा कांस्टेंट देखिए, उसमें कोएफिशिएंट 1 और 1 है, इन ये रो में है तो आपको कॉलम में यहाँ लिखना है प्लस करते हुए जो भी साइन है इनके, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है W2 से। उसके बाद में जो थर्ड है जो कांस्टेंट है यानी ये वाला, तो उसमें 1 और 2 है, तो ये भी 1 और 2 रो में है, आपको कॉलम में लिखना है 1 और यहाँ पर 2, दोनों के साइन सेम थे प्लस के, W3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि हमारा ये वाला है, इसमें x1 का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 मान सकते हैं, 0 x1 प्लस का 1 टाइम्स x2, तो 0 यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे अभी देखा था हम लोगों ने 1 था, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे W4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारी लेस देन की थी वो प्राइमल में, वो डबल में ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस आप कर लीजिए पहले कि किस तरीके से प्राइमल फॉर्म को डबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और जो देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपके cos t 3 और 2 ये आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पर आ जाएगी 3 और 2 इस तरीके से। बाकी जितने भी वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं तो उसमें के बारे में बताइए। W1 W2 W3 W4 ये डिसिजन वेरिएबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने इस ड्वेल की स्टैंडर्ड फार्म लिख दी, प्राइमल फार्म से को कन्वर्ट कर दिया है ड्वेल फार्म में। अब इसके बाद हम लोग इस ड्वेल जो फार्म है इसको स्टैंडर्ड सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे, और इसके लिए हमें स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इस स्टैंडर्ड फार्म में यहाँ पर देखिए ZD लिखा है, D मतलब ड्वेल, बाकी आपको बता ही दिया था। अब इसमें हम सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट जब करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो चेंजिंग इनटू सिंप्लेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा ये ZD, और इसे डैश से डोंट करें। और बाकी कोई चीज़ें जो है जब इसे मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा पूरे इसमें, यहाँ पर पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से। तो माइनस कैसे करेंगे, प्लस का W1 हो जाएगा और माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 W2 और माइनस का 10 W3 माइनस का 3 W4 हो जाएगा, हो चुका है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, और यहाँ पर उसको एज इट नोट कर लेंगे, यानी ये मैक्सिमाइज हो गया। और उसके बाद माइनस W1 प्लस, क्योंकि -1 × W1 माइनस W1 हो जाएगा, माइनस का प्लस का W2 हो जाएगा। बाकी चीज़ें वैसे नोट करना है। W3 और ये 0 इंटू लिखना चाहे तो लिख दीजिए 0 × W4, वैसे तो 0 है ये, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी है -W1 सेकेंड वाली इनइक्वालिटी प्लस का W2 प्लस 2 टाइम्स W3 और प्लस का W4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। और यहाँ पर जो नॉन निगेटिव कंडीशन होती है W1 W2 W3 और W4 जो भी डिसीजन वेरिएबल है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पर हमने यूज़ किया है मिनिमम ZD को माइनस मैक्सिमम
दैट डी डैश, इस फार्मूले का यूज़ से हमने इसको कन्वर्ट किया है, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नोटेशन भी चेंज कर दिए, डी डैश कर दिए और फिर पूरे कॉस्ट जो है वो उससे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा करने के बाद हम इसमें देखेंगे, जो कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वलिटी है दोनों ही में, और इसको हमें सिम्प्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो इसमें बिग एम मेथड अब अप्लाई हो जाएगा। बिग एम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा उसकी फार्म ये हो जाएगी, मैक्सिमाइज दैट डी डैश इज इक्वल टू, पहले तो जो भी लिखे हुए हैं W1 - 7 W2 जो भी गिवन था वो तो लिख दीजिए, W3 और -3 टाइम्स W4। उसके बाद में यहाँ पर हमने उसके बाद में आपको मालूम है कि ये इक्वल साइन में कन्वर्ट करने के लिए सरप्लस वेरिएबल को माइनस करना होता है। यहाँ पर हम W5 और यहाँ W6 सरप्लस वेरिएबल को माइनस करेंगे, और यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल माइनस किया तो आर्टिफिशियल वेरिएबल दोनों में ऐड करना होगा। फिर 6 के बाद 7 और 8 यहाँ पर ऐड कर लिया जाएगा। तो ये सीक्वेंस याद रखें, क्योंकि हमने 0 कॉस्ट देते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सरप्लस वेरिएबल की और W5 की, और ऐसे ही W6 भी आप ध्यान रखें कि ये सरप्लस यस वेरिएबल है और इनकी कॉस्ट 0 होती है, और यहाँ पर जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनकी -m होती है, इसीलिए ये मेथड जो है बिग एम मेथड कहलाता है। ये W यहाँ पर 7 कहेंगे, -m W8 हो जाएगा। ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब बाकी को भी हमें कॉन्स्टेंट्स को भी कन्वर्ट करना होगा, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। तो बाकी चीज़ें तो आप वैसे ही कन्वर्ट लिख दीजिए, माइनस का W1 प्लस का W2 प्लस W3 और प्लस 0 W4, और माइनस राइट हैंड साइड में हमने क्वेश्चन लिखा है प्लस का W2, पहले से मौजूद जो वैल्यू हैं उनको यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। उसके बाद में हमने यहाँ पर ऐड करना है माइनस करना है सरप्लस वेरिएबल, इसको हम W5 बोलेंगे, और यहाँ पर जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि W1 के नीचे W1 आना चाहिए, W2 के नीचे W2 आना चाहिए, इस तरीके से एंड सो ऑन। W6 यहाँ पर हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, और फिर इसके बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल W7 ऐड करेंगे, और इस वाले में W8 हो जाएगा, और फिर इक्वल के इसके बाद इक्वल साइन लगा देंगे, और यहाँ पर 3 लिखना है, और दूसरे वाले में लिखना है 2, और बाकी जितने भी हम यहाँ पर वेरिएबल यूज़ किए हैं W1, W2, W3, W4, W8 तक सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। नॉन नेगेटिव कंडीशन इसको लिख दिया। इसके बाद में इस पूरे में हम दोनों को इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं, और इसमें हम पुट कर देंगे पुटिंग, ताकि हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकें। पुटिंग W1 से लेके W2, W3 सब 0 रख देंगे, W6 तक सब 0 रख देंगे। तो 0 रखने पर ये W7 बचेगा, तो W7 की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी यहाँ से, और W8 बचेगी जिसकी वैल्यू W8 की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी दूसरे वाली जो इक्वेशन है वहाँ से। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करने पर इस तरीके से हम कह सकते हैं thus an initial basic feasible solution is given by, तो हम दे सकते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जिसे WB से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर W7 और W8 के लिए आया है, और इसकी वैल्यू 3 और 2 आई है, जिसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे सिम्प्लेक्स टेबल में। तो पहली यानी स्टार्टिंग सिम्प्लेक्स टेबल है, स्टार्टिंग सिम्प्लेक्स टेबल। अब टेबल बन रही है पहली, इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर B लिखते हैं बेसिस, फिर CB, WB वेरिएबल W है इसलिए, वैसे X लिखा करते थे, Y1, Y2, Y3, Y4 और Y5, Y6, Y7 और Y8, और यहाँ पर होता लास्ट में मिनिमम
मिनिमम रेशियो किसका होता है, डब्ल्यू बी अपान में, यानी डब्ल्यू बी, तो यहाँ से लेंगे अपान में वाई आएगा, क्या आएगा, वाई 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, वो बाद में डिसाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको कंप्लीट करें, डब्ल्यू बी के ऊपर सी जे लिखेंगे, यहाँ पर इसकी कॉस्ट आ जाएगी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमें दे रखी होगी। यहाँ पर लास्ट में जो 1 - 7 - 10 इसको लिखेंगे 1, पीछे देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 1 - 7 - 10 -3, फिर ये सरप्लस वेरिएबल का तो 0 0 होगा, और जो आर्टिफिशियल है -m, बीगैम मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और बेसिस में कौन आएगा वो यहाँ पर हमको पता चल चुका है, जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से निकाला था, ये y 7 आएगा और y 8 आएगा। और फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर सी बी की वैल्यू रखना है, जो ऊपर देख के लिख जाएगी, y7 के ऊपर कितना है, -m है, और y8 के ऊपर भी -m है। यहाँ पर ऊपर सी ये कॉस्ट इसकी वो यहाँ पर लिख दी, और डब्ल्यू की वैल्यू इस ये रो है, ये आया था इनिशियल बेसिक फिजिबल, इसको कॉलम में कन्वर्ट करके लिख देंगे। और बाकी ये वैल्यू जो है वो आपका जो यहाँ पर इक्वेशन आ गया था, इक्वेशन नंबर, इनमें इनकी जो कॉफिशेंट हैं W1 W2 W3 W4 W8 तक सभी कॉफिशेंट को लिखना होगा इन रो में। तो फर्स्ट और इनको हम यहाँ पर इस तरीके से लाइंस भी कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे किसी तरीके से। तो देखिए इसमें अगर हम कॉलम वाइज लिखें तो -1 ये हो जाएगा, और W2 का 1 1 हो जाएगा, ये इस वाले कॉलम में आ जाएगा, y3 वाले में, और y3 वाले में आएगा W3 का कोएफिशिएंट 1 और 2, क्योंकि यहाँ पर हम 1 और 2 ले दे रहे हैं। उसके बाद W4 वाला यहाँ पर 0 और यहाँ नहीं लिखा तो 1 होगा, तो 0 1 हो जाए। ऐसे ही आप फिर आगे देख लीजिएगा, -1 और 0 0 -1 1 0 0 1, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि W7 का कॉफिशेंट यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है तो 0 लिखा है। W4 का कॉफिशेंट यहाँ नहीं है तो 0, और यहाँ पर टर्म नहीं है तो कॉफिशेंट 0, और यहाँ पर है टर्म तो यहाँ कॉफिशेंट 1 होगा। ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको W के नीचे डेल्टा J की वैल्यू को निकालना होगा। हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर डेल्टा 1 की वैल्यू लिखी जाएगी, इधर डेल्टा 2 की वैल्यू, ऐसे डेल्टा 3 सभी की वैल्यू। और डेल्टा 7 की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगी, तो इसलिए इसको यहाँ नहीं निकालना है। डेल्टा 8 की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि बेसिस में जो होता है उसकी वैल्यू डेल्टा की 0 होती है, इसलिए हम इसको फाइंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसका फार्मूला होता है C1 माइनस का CB इंटू Y1। तो C1 की वैल्यू तो ऊपर यहाँ पर मिल जाएगी, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 एंड सो ऑन, आप ऊपर ऐसे भी कर सकते हैं इसको। C1 की वैल्यू 1 है, CB की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो कि रो में कन्वर्ट कर दी गई है, -m ये मैट्रिक्स है, और Y1 भी एक मैट्रिक्स यहाँ पर ये लिख दी Y1 वाला ये वाला कॉलम, यानी -1 ये वेक्टर है। और फिर इसमें आप रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसका इंटू यहाँ पर करेंगे माइनस प्लस, और इस माइनस का इंटू प्लस, और ये सिंपल सा एक ब्रैकेट है। ये हमारा ब्रैकेट जो है मैट्रिक्स के लिए था। 1 - 2 टाइम्स यहाँ पर m हो जाएंगे, यानी 2m हो जाएंगे, माइनस का 2m हो जाएगा, प्लस का 1 है, ये डेल्टा 1 की वैल्यू। ऐसे हम डेल्टा 2 की वैल्यू निकालेंगे, जो C2 माइनस का CB इंटू Y2 हो जाएगा। C2 की वैल्यू देख लीजिए, इसमें -7 है, और CB की वैल्यू अभी जो लिखी थी वही रहेगी, -m, और Y2 की वैल्यू, Y2 का जो कॉलम है इसमें देख लीजिए 1 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आ गया। इसमें रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इधर आगे बढ़ना होता है, इधर नीचे बढ़ना होता है, और इसकी वैल्यू लिखेंगे -m, और ये हो गया -7, माइनस का 2m, माइनस प्लस का हो जाएगा 2m, माइनस का 7 रहेगा, तो 2m माइनस का 7। अब डेल्टा 3 यानी नेट एवैल्यूएशन डेल्टा 3 की वैल्यू निकालना है।
C3 माइनस का CB इंटू Y3। तो C3 की जो वैल्यू है वो माइनस का 10 है, देख लीजिएगा। CB की जो वैल्यू है वो वही रहेगी जो अभी इस पीछे निकाला था हमने, -m, और इस CB की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। और इसके बाद Y3 की वैल्यू को यहाँ इस कॉलम में से देख लेंगे, क्योंकि 1 और 2 है तो इसमें ये वेक्टर है, यानी एक मैट्रिक्स है। अब इसमें से सॉल्व करना है तो रो वाई कॉलम इंटू सॉल्व करेंगे। इसका इंटू यहाँ करेंगे -m मिलेगा, और इसका इंटू यहाँ करेंगे माइनस का 2m मिलेगा। 3m हो जाएगा -10, माइनस का 3m, माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी 3m माइनस का 10 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई है, डेल्टा 3 की वैल्यू आ गई है 3m माइनस का 10। अब डेल्टा 4 की वैल्यू में, और डेल्टा 4 की वैल्यू भी फाइंड करना है। डेल्टा 4 की वैल्यू, तो डेल्टा 4 की वैल्यू है C4 माइनस का CB इंटू Y4। C4 की वैल्यू जो है देख लीजिएगा पीछे, माइनस का 3 है, CB की वैल्यू -m है, और Y4 की वैल्यू भी पीछे देख लीजिएगा। Y4 की वैल्यू जो है वो 0 1 है। तो माइनस का 3 और इनका रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसका 0 हो जाएगा, और इसका इंटू ये माइनस का m आ जाएगा, और माइनस प्लस का m हो जाएगा, और माइनस का 3 है, m माइनस का 3 वैल्यू आ गई। इसको हम डेल्टा 4 वाले कॉलम में लिख देंगे। डेल्टा 4 वाले कॉलम में इसकी वैल्यू m माइनस का 3 आ चुकी है। और डेल्टा 5 वाला जो कॉलम है वहाँ पर डेल्टा 5 की वैल्यू Y5 वाला कॉलम, इसमें डेल्टा 5 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। डेल्टा 5 होता है C5 माइनस का CB इंटू Y5। C5 की वैल्यू 0 है, CB की वैल्यू -m है, और Y5 वाले कॉलम में देख लीजिएगा इसमें इसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी लिखी है, -1 और 0 ये थी। और ये सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस का m हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, और माइनस का m आ जाएगा। इस तरीके से डेल्टा 5 की वैल्यू जो है वो माइनस m आ चुकी है। तो Y5 वाले कॉलम में डेल्टा 5 रख देंगे। लास्ट वैल्यू रह गई है डेल्टा नेट एवेल्यूएशन की वैल्यू, डेल्टा 6 की वैल्यू C6 माइनस CB इंटू Y6 हो जाएगा। ये 0 थी वैल्यू CB की, देख लीजिएगा इसमें। और इसमें CB की जो वैल्यू है वो वही रहेगी -m, और Y6 की वैल्यू जो है Y6 वाले कॉलम में देखेंगे 0 और -1 आएगी। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगी 0 माइनस, इसका इंटू यहाँ गया 0 आ गया, इसका इंटू यहाँ करिए माइनस प्लस हो गया, और माइनस पहले से लगा है, माइनस का m आ गया। तो ये वैल्यू भी देख रहे हैं कि -m आ गई। अब इसमें देखना होता है डेल्टा की यानी नेट एवेल्यूएशन में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। m बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और इसमें जब हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, और निगेटिव है तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो माइनस वाले जिसमें m है उसे हमें नहीं देखना है, और ये 7 या 10 आ रहा है इनको भी नहीं देखना, बहुत छोटी वैल्यू m के सामने, तो इन्हें कंसीडर नहीं करना। उस केस में देखना होता है जब दोनों बराबर m के कोफिशिएंट हो तब। फिलहाल m की प्लस वाली वैल्यू देखें तो ये दोनों हैं, ये 3 वैल्यू हैं m की प्लस वाली, उसमें सबसे बड़ा m का कोफिशिएंट 3 है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो ये जो Y3 होगा वो इनकमिंग वेक्टर हो गया, तो लिख देंगे यहाँ पर इनकमिंग वेक्टर। ये इनकमिंग वेक्टर है, तो इनकमिंग वेक्टर होने के बाद हम यानी Y3 हो गया, तो इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा मिनिमम रेशियो में Y3, और यहाँ पर WV में इसे डिवाइड करेंगे Y3 वाले को, यानी 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3/1, तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो इनमें मिनिमम जो है 3 और 1 में 1 है, तो ये आउट गोइंग हो जाएगा, यानी W8 आउट गोइंग हो जाएगा। और ये था आपको मालूम आर्टिफिशियल वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है तो वो जब एक बार टेबल से चला जाता, आउट गोइंग हो जाता, तो उसके बारे में हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। उसको कॉलम अगले बार में कॉलम इसका नहीं बनेगा, एक कॉलम हमारा कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अब हम 7 सिंपलेक्स टेबल जब बनाएंगे तो यहाँ पर Y8 को नहीं लिखेंगे, अगला टेबल हम लोगों का ये बनने वाला है, यानी सेकंड सिंपलेक्स टेबल को हम लोग बना रहे हैं। सेकंड सिंपलेक्स टेबल, तो सेकंड सिंपलेक्स टेबल में सबसे पहले तो हम यहाँ पर B लिखेंगे, यहाँ पर फिर CV लिखेंगे, फिर WV,
फिर आपका वही y1, y2, y3, y4, y5, y6 और y7 तक जाएगा। और लास्ट में एक कॉलम होता है मिनिमम रेशियो का, और वो WB का किसके साथ में आएगा, अपान में y, वो हमें बाद में जब हम इनकमिंग वेक्टर में जाते हैं तब हमें पता चल पाता है। फिलहाल उसको वहीं पर ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। जब तक हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल रहता है टेबल में तब तक हम कहते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। अब बेसिस में कौन था, बेसिस में आपका y7 और 8 था। 8 तो चला गया, y7 रह गया। उसको हम पहले तो उसी की जगह पर y7 को लिख लेंगे जहाँ पर लिखा था फर्स्ट प्लेस पे। उसके बाद y8 चला जाएगा तो आएगा कौन, y3 आएगा। तो y3 यहाँ पर y3 लिख दिया जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर WV के नीचे डेल्टा J यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर आपको मालूम है कि जो बेसिस में आ चुका है तो उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, W7 की वैल्यू 0 होगी, W3 की वैल्यू डेल्टा 3 की वैल्यू 0 होगी और डेल्टा 7 की वैल्यू 0 होगी। तो इसको निकालना नहीं तो उसे क्रॉस कर देते हैं, वो 0 वैल्यू आएगी सॉल्व करके। फिर कॉस CV में लिखते हैं y7 की कॉस्ट। तो अभी हमने कॉस्ट नहीं लिखी क्योंकि CJ WV के ऊपर CJ लिख दें और उसमें वही कॉस्ट लास्ट तक रहेगी, बदलाव नहीं होगा उसमें। 1 माइनस का 7 माइनस का 10 और माइनस का 3 और इसमें फिर 0 0 होगा, 0 0 हो जाएगा। अब इसमें y7 ने ऊपर देख ली -m है और y3 में ऊपर देख ली माइनस का 10 है, उसको लिख देंगे। इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो पीछे की टेबल को देख के ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके लिए पिछली टेबल का यूज़ करेंगे जहाँ पर दोनों एरो, देखिए ये इनकमिंग वेक्टर था और ये वाला वेक्टर जो था आउटगोइंग था। तो जहाँ पर दोनों क्रॉस कर रहे हैं वो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट की एलिमेंट कहलाता है। तो ये हो गया की एलिमेंट, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, की एलिमेंट हो जाएगा। एलिमेंट की एलिमेंट की जगह पर 1 आना चाहिए अगली टेबल में। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, WV के नीचे यहाँ से 2 से डिवाइड स्टार्ट करेंगे, हर एक में लिख देंगे अगली टेबल में 2 डिवाइड करने पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/2, यहाँ 0, यहाँ 1/2 माइनस का 0, यहाँ इसे तो लिखना ही नहीं है। तो इसमें हम अगली स्टेप में अगली टेबल में यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि हमने टेबल पहले से बना के रखी हुई है तो वहीं से नोट कर दे रहे हैं। 1 माइनस का 1/2 में पेज पलटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए 1/2 1 और ये 1/2 0 माइनस 1/2 और उसके बाद इसमें लिखना होगा 0। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो की एलिमेंट है उसके ऊपर हमें 0 बनाना होता है। तो अभी जो हमने 2 से डिवाइड किया था 1 आ चुका है, इसी कहना चाहिए कि हम रो का इस्तेमाल करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, पूरी रो को इस वाली रो से माइनस कर देंगे। इसमें यानी 3 में से 1 करना होगा, 1 को माइनस तो आ जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा। अब y1 वाले में देखेंगे, y1 वाले में देखेंगे कि ये माइनस का 1 है और -1 में से जब हम माइनस करेंगे माइनस का 1/2 तो ये प्लस का 1/2 हो जाएगा और -1 में प्लस 1/2 यानी जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी माइनस का 1/2। तो इसी तरीके से नेक्स्ट भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। यानी हम चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, यानी पूरा इस रो को लिख डालिए यहाँ से, यानी 3 अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो 3 -1 1 1 उसके बाद 0 -1 0 1 तक लिखना है। उसके बाद में इस वाले को डायरेक्ट माइनस कर देना है, यहाँ से लिखना है WV से, यानी 1 को 1 लिखेंगे, -1/2 लिखेंगे, फिर +1/2 है, फिर 1 है, फिर 1/2 है, 0 है, -1/2 है, 0, इसको हमें माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो ये लिख भी चुके 2, ये प्लस साइन हो जाएगा तो इनका डिफरेंस प्लस का 1/2 बचा। इसमें से ये माइनस करेंगे 1/2 बचेगा, इसमें से घटाएंगे 0 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा और इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू जो है वो -1 की इक्वल रहेगी। ये प्लस हो जाएगा 1/2 और 1 में से 0 माइनस करेगा 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है हमें यहाँ पर लिखना है, और इतना हम लिख भी चुके थे। ये माइनस का 1/2 होगा, तो 2 और माइनस का 1/2 लिख चुके हैं, प्लस का 1/2 0 -1/2 -1 1/2 और 1, इतना तो हमारा ये
आ चुका है, जो कि हमारा सेकेंड सिम्प्लेक्स जो टेबल है और बिग मेथड से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें दोबारा से डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड करना है, डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड करना है, डेल्टा 3 नहीं निकालना, हमें डेल्टा 4 निकालना होगा, डेल्टा 5 निकालना होगा, डेल्टा 6, इन सभी की वैल्यू निकालना होगी कि देखेंगे अपनी ये प्रॉब्लम ऑप्टिमल हुई है या नहीं है। सारे डेल्टा निगेटिव होते हैं तभी ऐसा होता है सिम्प्लेक्स मेथड में। तो अब हम यहाँ पर डेल्टा 1 की वैल्यू जो है वो स्टार्ट करते हैं निकालना। डेल्टा 1 की वैल्यू फार्मूला मालूम ही आपको, C1 माइनस का CB इंटू Y1 से निकालेंगे और C1 की वैल्यू तो वही रहेगी जो पहले थी, यानी यहाँ पर देख लेंगे ऊपर 1 आ जाएगा। आपकी CB की वैल्यू चेंज हो गई है, जो ये है जिसको कॉलम में है तो रो में आप कन्वर्ट कर दीजिए, यानी -m माइनस का 10 और Y1 की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, उसको भी ये वाले नए सिरे से लिखेंगे, लास्ट वाली टेबल में देख के लिखेंगे, जो कि -1/2 कॉलम में लिखेंगे और ये दोनों मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है कैसे किया जाता है। 1 लिखने के बाद इसका इंटू इसमें करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस का 1/2 m हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 कैंसिल हो जाएगा 2 से 5 टाइम्स और ब्रैकेट ओपन करने पर -1/2 m हो जाएगी, माइनस के 5 और ये प्लस का 1 तो माइनस का ये 4 आ गया, यानी m की वैल्यू यानी डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई। इसको यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 1/2 m और माइनस के 4, इसको आप जूम करके देख रहे होंगे। अब डेल्टा 2 की वैल्यू भी हमको, यानी नेट एवेल्यूएशन डेल्टा 2 की वैल्यू भी हमें निकाल लेनी चाहिए। फार्मूला पता ही है, C2 CB इंटू Y2। सो C2 की वैल्यू माइनस का 7 है, CB की वैल्यू यही रहेगी ऊपर जो लिखा ली थी -10 और by2 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, जो कि 1/2 है, 1/2 और इसको फिर सॉल्व करना है। माइनस का 7 और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये तो अभी माइनस का 1/2 m रहेगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने पर प्लस का 1/2 m और ये प्लस का 5 और ये डिफरेंस 7 के साथ लेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम डेल्टा 2 की वैल्यू को निकालने में कामयाब हो गए और ये वैल्यू आई है प्लस की 1/2 m और माइनस का 2। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है जो हमको फाइंड करना है वो डेल्टा 4 की वैल्यू निकालना है, जो C4 माइनस का CB इंटू Y4 के इक्वल होगा। C4 के जो कॉस्ट है पीछे ऊपर देख लीजिएगा, माइनस के 3 है, CB की वैल्यू वही रहेगी जो इस सवाल अभी लास्ट में आई थी, -10 लास्ट में यूज़ की थी और Y4 की वैल्यू भी हमारे सामने -1/2 और +1/2 है, देख लीजिए, नहीं -1/2 और +1/2 और जिस तरीके से अभी सॉल्व किया था, यानी रो वाई कॉलम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस का 1/2 m हो जाएगा और ये माइनस का 5 बचेगा। ब्रैकेट ओपन करने पर -1/2 m और ये प्लस का 5 और उनका डिफरेंस प्लस का फिर 2 आ जाएगा, यानी माइनस का 1/2 m माइनस का 1/2 m और प्लस का 2 आ चुका है। और डेल्टा 5 की वैल्यू में और निकालना है, फाइंड करना है। डेल्टा 5 की वैल्यू C5 माइनस का CB इंटू Y5 से निकलेगा। C5 की वैल्यू 0 थी और ये वैल्यू वही रहेगी, CB की वैल्यू जो लास्ट में हमने यूज़ की थी, -m -10 और Y5 की वैल्यू है -1 और 0 और इनका रो वाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, माइनस प्लस का m हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ओनली माइनस के m आ जाएगी, तो माइनस का m यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। और इसी तरीके डेल्टा 6 की वैल्यू और रहेगी जिसको हमें फाइंड करना है। डेल्टा 6 की वैल्यू C6 माइनस CB इंटू Y6 से निकलेगा। C6 की वैल्यू भी 0 थी और माइनस CB की वैल्यू वही यूज़ करेंगे, -m माइनस का 10 और Y6 की वैल्यू देख लीजिए सामने है, 1/2 माइनस 1/2 है, तो 1/2 माइनस 1/2 और इसे सॉल्व करेंगे, ये तो 0 है, ओनली आ जाएगा माइनस का और इसका इंटू करेंगे तो माइनस का 1/2 m और ये प्लस का हो जाएगा 5। ब्रैकेट ओपन करने पर प्लस का 1/2 m हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा 6 की वैल्यू भी लिख देते हैं 1/2 m और माइनस की 5। तो डेल्टा 6 की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी है। और देख रहे हैं डेल्टा की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस वाली वैल्यू जो है
वो 1/2m ये है, 1/2m है ये है, बाकी सब डेल्टा की वैल्यू निगेटिव है। अब इसमें देखेंगे m का कोफिशिएंट भी इक्वल है। ऐसे केस में फिर हम देख रहे हैं कि इसमें कौन ग्रेटर होगा, जिसमें से कम माइनस हो रहा होगा। इसमें सिर्फ 2 माइनस हो रहा है, इसमें 5 ज़्यादा माइनस हो रहा है, ये ज़्यादा कम हो गया, ये बड़ा होगा। तो इन सब में बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो है वो -1/2m डेल्टा 2 है, -1/2m -2 है। तो ये हो जाएगा इनकमिंग वेक्टर। तो यहाँ पर इसको इनकमिंग वेक्टर लिख देंगे, इनकमिंग वेक्टर। तो ये y2 आ गया, तो y2 आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर xb का y2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस 2 को जब डिवाइड करेंगे, इस y2 की वैल्यू है 1/2 से, तो 2 का ऊपर इंटू होगा तो ये 4 बन जाएगा। ऐसे ही इस 1 को जब डिवाइड करेंगे इस 1/2 से, तो ये 2 का ऊपर डबल अपान में 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वैल्यू मिनिमम है 2 यानी छोटी, तो ये आउट गोइंग हो जाएगा। मीन्स जो y3 है वो आउट गोइंग हो जाएगा। इनकमिंग पहले ही पता चल चुका था, y2 इनकमिंग है, तो इसे हटा के y2 लिख देंगे अगली टेबल में। और यहाँ पर दोनों एरो जहाँ क्रॉस कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है दूसरा ये, तो यहाँ क्रॉस कर रहे हैं वो 1/2 पे है। तो ये की एलिमेंट हो गया, यहाँ पर हमें 1 बनाना होता है। अब हम लोग थर्ड सिंप्लेक्स टेबल को बनाएंगे। तो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल को, तो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बन रही है यहाँ पर। थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, तो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल को जब हम लोग को बनाते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं वही बी सी बी और डब्ल्यू बी y1 y2 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7। कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ से नहीं गया है, आउट गोइंग न्यू हुआ है, इसलिए मैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को की टेबल यहाँ पर कॉलम बनेगा। और लास्ट में रहता है मिनिमम रेशियो का, ज़रूरत होती तो बनाते हैं, अगर लास्ट में ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल मौजूद है तब तक सोल्यूशन तो मिलना नहीं, अगर इसकी मौजूदगी मिलता है तो वो सोल्यूशन इनफिजिबल होता है। तो यहाँ पर y वो फिजिबल सोल्यूशन नहीं होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा इंडेक्स वो बाद में डिसाइड होगा। CJ वही जो पुराना वाला है वही लिखा रहेगा, चेंज नहीं होता है। 1 - 7 -10 -3 और फिर इसके बाद में 0 0 था वही रहेगा। और यहाँ बेसिस में y7 चल रहा था वही रहेगा। और नया अब आउट गोइंग हो गया था y3 और y2 आ चुका था, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर WB के नीचे डेल्टा J की वैल्यू, और उन डेल्टा की वैल्यू हमको नहीं फाइंड करना है जो बेसिस में है, यानी y2 है इसकी वैल्यू 0 होगी, नहीं निकालना, y7 की वैल्यू नहीं निकालना। बाकी जो भी हैं यहाँ पर डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड करना है, डेल्टा 3 की वैल्यू निकालना है, डेल्टा 4 की वैल्यू, डेल्टा 5 की वैल्यू निकालना है, डेल्टा 6 की वैल्यू निकालना है, दिखना है यहाँ पर। और इसकी कॉस्ट जैसे y7 की कॉस्ट कितनी है यहाँ पर -m होगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल था। और y2 की वैल्यू कितनी होगी, -7 होगी इसकी कॉस्ट। और बाकी तो आपको पिछले टेबल को देख के करना होगा। और वहाँ पर जैसे कि पहले बता दिया हमने की एलिमेंट 1/2 है, तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए आप जो WV से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगी, यहाँ -1 आ जाएगी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगी, यहाँ 2 आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी, 0 -1 0 ये आ जाएगा। इसी को हम पीछे यहाँ पर लिख दे रहे हैं। हमारे पास टेबल पहले से ही बनी हुई ने पहले से सॉल्व करके इसको रखा हुआ था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन के लिहाज से। 2 - 1 1 2, तो हम इसको देख के लिख दे रहे हैं 2 1 0। पेज पलटने में प्रॉब्लम होती है यहाँ पर -1 और 0। अब इसके बाद इस में हमें 0 बनाना होता है ऊपर, और बहुत आसान है क्योंकि ये 1/2 पहले से यहाँ पर मौजूद है। अगर हम इस वाले रो में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। देखें इसे छोड़ देना होता है, यहाँ से WB वाले से लेते हैं, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें से यहाँ माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ लिखना है, यानी पूरे इन एलिमेंट में से इन एलिमेंट को माइनस करना है और उसको लिख देना है। हमारे पास पहले से सॉल्व है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं। बाकी कुछ तो हमने आपको बता ही दिए हैं, बाकी आप समझ लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे। -1 -1 और 3 बार -1 हो गया ये, और फिर 1, और इसके बाद में यहाँ पर
होगा, ये भी 1 होगा, 1 आ गया। ये तो टेबल कंप्लीट हुई। डेल्टा की वैल्यू भी निकालना पड़ेगी हमको। तो डेल्टा 1 हमें मालूम है, हम लोग जानते हैं कि डेल्टा 1 कैसे निकाला जाता है। डेल्टा 1 निकालना हो तो C1 माइनस का CV इंटू Y1 से निकलेगा। C1 की वैल्यू 1 के बराबर, CV की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी जो कि -m और माइनस का 7 है, और Y1 की वैल्यू इस कॉलम के ले लेंगे जो कि 0 और -1 है, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 तो लिखा ही हुआ है, उसका इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें इंटू करेंगे प्लस का 7 होगा, लेकिन माइनस पहले से मौजूद है यहाँ बाहर, तो माइनस का 7 हो जाएगी। कुल मिला के ये वैल्यू -6 आ जाएगी यहाँ पर डेल्टा 1 की वैल्यू। फिर हम लोग डेल्टा 2 की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी डेल्टा 2 निकालना नहीं, वो तो 0 है। डेल्टा 3 की वैल्यू निकालेंगे, C3 माइनस CV इंटू Y3 का यूज़ करते हुए निकालेंगे, फाइंड करेंगे। और C3 की वैल्यू देख लीजिए कि माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 लिख दिया। CV की वैल्यू वही रहेगी जो अभी यूज़ की है, -m माइनस का 7, और Y3 की वैल्यू इस वाले कॉलम को में से देख लेंगे, Y3 वाले में से कि जो कि -1 और 2 है। फिर इनका आपस में इंटू करेंगे, -10 ये लिख देंगे, और माइनस इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस का m, और प्लस माइनस के 14 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का m निकलेगा और प्लस का 14 है और ये 10 है, तो प्लस का ये 4 आ जाएगा, यानी -m + 4 हो जाएगा। -m प्लस का 4 आ चुका है, यहाँ पर लिख दिया हमने। अब यहाँ पर डेल्टा 4 की वैल्यू का यूज़ करेंगे जो C4 माइनस का CV इंटू Y4 के इक्वल आएगा। C4 की वैल्यू जो है -3 के इक्वल है, CV की वैल्यू -m -7 है, और Y4 जो है Y4 वाले कॉलम में -1 + 1 है, -1 + 1 है, और यहाँ पर रो वाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका इंटरेस्ट में करेंगे, प्लस का m हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट में करेंगे, माइनस का 7 हो जाएगा, तो माइनस का m हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने पर प्लस का 7 होगा, और 3 माइनस होने पर ये प्लस का सिर्फ 4 बचेगा, यानी -m प्लस का 4 हो जाएगा। -m प्लस का 4 जो पहले वैल्यू आई थी उसी जैसी ही ये वैल्यू हमारी दोबारा से मिल चुकी है। अब नेक्स्ट हमें डेल्टा 5 की वैल्यू भी फाइंड करना है। डेल्टा 5 की वैल्यू निकालना है, C5 माइनस का CV इंटू Y5 से मिल जाएगा। C5 की वैल्यू 0 थी, -CV की वैल्यू -m -7 है, और Y5 की वैल्यू यहाँ पर देख लेंगे -1 0 है, तो Y5 वाले कॉलम में -1 और 0 है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू का जो सॉल्व करेंगे ये माइनस है, इसका इंटू करेंगे, प्लस का m हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो यानी ये 0 हो जाएगा बाद वाला, तो इसलिए -m आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा 5 की वैल्यू -m के इक्वल आ गई। अब हमें एक लास्ट वैल्यू इसकी लिखना है, डेल्टा 6 की वैल्यू और फाइंड करनी है। डेल्टा 6 होता है C6 माइनस का CV इंटू Y6, हर बार ये वैल्यू लेकिन बदलती रहती है, C वाली वैल्यू वही रहती है 0 है, CV की वैल्यू बदलती रहेगी, -m -7 है, और Y6 की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, Y6 की वैल्यू 1 और माइनस का 1 है, 1 और -1 है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का m हो जाएगा, माइनस प्लस का 7 हो जाएगी। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी m प्लस की माइनस का हो जाएगी 7 माइनस की 7 हो जाएगी, यानी m -7 हो जाएगी, तो m माइनस का 7 हो जाएगी। अब इनमें हमें सबसे बड़ी देखना होगी वैल्यू, क्योंकि m सारे निगेटिव है नहीं, अगर सारे निगेटिव नहीं है तो ये सोल्यूशन नहीं होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा। अब हमें m की सबसे बड़ी देखना है, तो m बाकी सभी में तो निगेटिव है, और ये तो इसमें m आ नहीं रहा, तो बहुत छोटी वैल्यू है और वो भी माइनस में है, और ये m लास्ट वाले यानी Y6 में है तो ये प्लस है, तो इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा Y6 जो होगा वो इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें इनकमिंग वेक्टर, तो इनकमिंग Y7 है, तो यहाँ पर Y7 कर दें, और W जो हमारा B है उसमें इसमें ये वाले Y7 वाली वैल्यू, सॉरी Y6 वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे, यानी इसको इससे डिवाइड जो करेंगे 1 को 1 से तो 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव जब होती है तो आपको छोड़ देना चाहिए, और 2 हैं, 2 में से एक अकेला ही ये है, तो ये आउट गोइंग हो जाएगा, इसमें तो कुछ वैल्यू है नहीं, तो अकेला है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, यही आउट गोइंग हो जाएगा, और दोनों यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, एक एरो इधर जा रहा है Y6 का और ये ऐसे जा रहा है Y7 का,
तो यहाँ पर क्रॉस करना है तो ये एलिमेंट की एलिमेंट हो जाएगा। अगली टेबल हम लोग इसको देख के बनाएंगे और यहाँ पर जो कि 1 है तो चेंज करना नहीं, क्योंकि हमें 1 ही लाना होता है। लेकिन y7 चला गया, उसकी यहाँ पर y6 आ चुका है, तो अगली टेबल में हम इसको दिखा देंगे। हमारी 4th सिंपलेक्स टेबल होगी। 4th सिंपलेक्स टेबल यूजुअली 3 तक हमारा आंसर आ जाता है। तो 4th सिंपलेक्स टेबल, तो 4 सिंपलेक्स टेबल हम यहाँ पर जो बना रहे हैं उसमें पहले तो b लिखेंगे, b c b x w b, और यहाँ पर देखेंगे y7 जो था वो आर्टिफिशियल वेरिएबल में था, तो यहाँ पर उसको फिर हम अगली कॉलम नहीं बनाएंगे कभी भी, उसको भूल जाएंगे हमेशा के लिए। y1 y2 y3 y4 y5 y6 तक ही बनेगा, और आगे ज़रूरत होगी तो मिनिमम रेशियो लिखेंगे, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल वेरिएबल गए हैं तो चांस ये है कि हमें आगे टेबल ना बनाना पड़े, क्योंकि जब तक आर्टिफिशियल वेरिएबल है तब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो y7 चला गया, उसके यहाँ पर y6 आ गया, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। y2 पहले से मौजूद है, उसको लिख दिया है। अब उसी के नीचे यानी xb के नीचे जो होता है वो डेल्टा, ये करके डेल्टा की सभी वैल्यू हमें निकाल के चेक करना होगी क्या हमारा ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। अगर डेल्टा की वैल्यू सभी के लिए निगेटिव आती है तो ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा, आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। y2 है यानी ये इसकी वैल्यू तो 0 आएगी, इसका जो यानी डेल्टा की वैल्यू की बात करें, डेल्टा 2 की वैल्यू इसकी 0 आएगी। ऐसी डेल्टा y6 है तो डेल्टा 6 की वैल्यू भी 0 आएगी, यानी इसको हमें नहीं निकालना है, फाइंड नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू 0 ही है पहले से बताया। और cb की वैल्यू तो w के नीचे wb के ऊपर cj होता है, तो इसमें वैल्यू तो वही चेंज नहीं होती, 1 माइनस का 7 माइनस का 10 माइनस का 3 और ये 0 0 है। तो इस y6 की वैल्यू तो 0 है और y2 की वैल्यू तो माइनस के 7 ऐसे देख के लिख दिया। बाकी सब पिछली टेबल में देख के लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और हमें 1 ही बनाना होता है, तो कुछ चेंज नहीं करना है। 1 से डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, पूरी रो को यहाँ तक लिख देंगे। 7 तो चला गया, ऐसा नहीं लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यू को लिख देना है, जो कि है शुरुआत हो रही यहाँ पर इसकी 1 से, तो 1 उसके बाद है 0 0, फिर ट्रिपल टाइम्स है -1, फिर है प्लस का 1, फिर उसके बाद आपको इसके नीचे यानी की एलिमेंट के नीचे 0 बनाना होता है। बहुत आसान है इसको, क्योंकि इस 1 को जब इसमें ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इस वाले रो में इस वाले रो को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे 2 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें जब ये ऐड होगा तो -1 ही रहेगा, तो इस तरीके से आप ऐड कर लीजिएगा। और 1 इसमें ऐड किए तो प्लस का 1 बचेगा और ये 0 हो जाएगा और ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें मिला 3 -1 1 1 0, और ये वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी, ये वैल्यू -1 हो जाएगी। और क्योंकि हमने इसको ऐड किया यहाँ पर तो -1 होगी, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी ये 0 इसको इसमें ऐड किया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। अब हमें डेल्टा की वैल्यू सारे निकालना होंगी। सबसे पहले हम लोग डेल्टा 1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो डेल्टा 1 की वैल्यू को निकालना है, तो c1 माइनस का cb इंटू y1 से निकलेगा। c1 की वैल्यू 1 है, cb की वैल्यू आपकी चेंज होके ये आ गई 0 -7, जो कि हमें रो में लिखना है 0 -7, और y1 की वैल्यू भी चेंज हो ये है 0 -1 है, तो रो y कॉलम इनका इंटू करेंगे, ये 0 आ जाएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे प्लस का 7, और ये 1 -7 हो जाएगा, यानी माइनस का 6 आ जाएगी, तो माइनस का 6 है वैल्यू। फिर उसके बाद डेल्टा 2 की वैल्यू को 0 ही है, डेल्टा 3 की वैल्यू को फाइंड करना है, जो कि c3 - cb इंटू y3 से हमको मिल पाएगा। और c3 की जो वैल्यू है वो -10 है, -10, cb की वैल्यू वही रहेगी 0 - 7, और y3 की वैल्यू देख लीजिए ऊपर, जो कि -1 + 1 है, -1 + 1 है। अब इसके बाद रो y कॉलम इंटू कर देंगे यहाँ पर -10
माइनस का 10 और इसका इंटू इसमें कर रहे हैं, तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये माइनस का 7 माइनस प्लस का हो जाएगा 10 माइनस प्लस का 7 इज इक्वल टू, ये माइनस का 10 था तो प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। डेल्टा 3 की वैल्यू भी माइनस का 3 आ चुकी है। अब डेल्टा 4 की वैल्यू हमको फाइंड करना है, डेल्टा 4 निकालना है, C4 माइनस का CV इंटू Y4 से मिल जाएगा। C4 की वैल्यू सामने हमारे लिखी है, माइनस का 3 है, माइनस का फिर CV की वैल्यू वही रहेगी जो पीछे हम लोगों ने यूज़ की थी, यानी 0 -7। Y4 की वैल्यू भी हमारे सामने नज़र आ रही है, -1 और 0। फिर रो वाई कॉलम जो है हम मल्टीप्लिकेशन, इसमें ये सिंपल सा ब्रैकेट है, ये वेक्टर्स का है, इसके स्क्वायर ब्रैकेट पे लिखा हुआ है। 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, इसका इंटू करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू माइनस का 3 के इक्वल ही है। तो इसको डेल्टा 4 की वैल्यू को हम -3 के इक्वल रख देंगे। डेल्टा 5 लास्ट वैल्यू है, निकालना है हमको। डेल्टा 5 वैल्यू निकलेगी C5 माइनस का CV इंटू Y5 से निकलेगा। C5 की वैल्यू 0 है और CV की वैल्यू जो है, CV की जो वैल्यू है वो वही रहेगी, 0 माइनस का 7 अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं, और Y5 -1 है, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी ये सॉल्व ऐसे करा जाएगा कि माइनस शुरू में लगा हुआ, ये तो 0 है, इसका इंटरेस्ट में करेंगे 0 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का 7 यानी इससे पहले माइनस लगा हुआ। देखना सारे डेल्टा जो हैं वो हमारे निगेटिव आए हैं, और सभी अगर डेल्टा निगेटिव हैं, सिंस ऑल नेट एवल्यूएशन डेल्टा से लेस देन इक्वल टू 0, या तो 0 या 0 से कम है, तो कह देंगे कि ये जो दिस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल, ये सॉल्यूशन जो होगा हमारा ऑप्टिमल होगा। और हमें इसको हम कह सकते हैं कि फाइनल जो सिम्प्लेक्स टेबल है ड्यूअल के लिए, इससे हम x1 की वैल्यू अपना सॉल्यूशन लिख सकते हैं। x1 जो होगा, आप देखिए, आप जो सरप्लस वेरिएबल हम लोगों ने यूज़ किया था, यहाँ पर सिलेक्ट वेरिएबल तो यूज़ नहीं हुए हैं, सरप्लस आर्टिफिशियल जा चुके हैं, सरप्लस वेरिएबल हैं पहला ये, दूसरा ये। तो x1 की वैल्यू हम Y5 पहले वाले से मिलेगी, Y5 से मिलेगी, डेल्टा 5 से मिलेगी। डेल्टा 5 से पहले हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएं, इससे मिलेगी। और अगर दूसरा जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो दूसरा, यानी सरप्लस वेरिएबल का जो नेट एवल्यूएशन है, यानी डेल्टा 6 से वैल्यू मिलेगी। अब इनकी वैल्यू क्या थी, डेल्टा 5 की वैल्यू देख लीजिए, डेल्टा 5 की वैल्यू दिख ली -7, और इसकी डेल्टा 6 की वैल्यू तो 0 थी, क्योंकि इसकी वैल्यू बेसिस में था, उसके लिए इसकी वैल्यू निकाली नहीं थी, वो 0 थी, लिख दी थी, इसीलिए ये -7 है। और x2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू तो 0 है, तो ये माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, और x2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। और इसकी हेल्प से हम मैक्सिमम z की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि था 3x1। शुरुआत में देखिएगा जाके, जब अपनी प्राइमरी वाली दे रखी थी, 3 इंटू x1 की वैल्यू 7 है, और x2 की वैल्यू 0 है, ये 21 हो गया, ये 0, और इस तरीके से 21 हमारा मैक्सिमम z की वैल्यू आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।